हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग जो मध्यमा का क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग गोधुलू का भाग सेकंड देख रहे हैं, जिसमें कि 60 नंबर का आपसे पूछे जाएंगे। और एक और पार्ट है जिसे 40 मार्क का पूछे जाते हैं, इसके बाद हम उसको कवर करेंगे। और आज मेरा सारा ऑब्जेक्टिव लगभग कवर हो जाएंगे। 1 नंबर वाला जितना भी वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं, 4 टोटल इसमें 4 अध्याय है। तो 4 अध्याय में हमने फर्स्ट अध्याय कवर कर लिए थे, सेकेंड अध्याय का थोड़ा सा बाकी था। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अति लघु तृतीय पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, सेकेंड चैप्टर है इसका नाम है कि स्वदेश से भारत माता तक, मतलब दूसरे देश से भारत देश तक क्या सब चीज़ें हैं, क्या परिवर्तन, मतलब क्या क्या चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलती है, ये सारे इस चैप्टर से हमको जानकारियाँ मिलेंगे। देखते हैं लेखक महोदय हमें इस चैप्टर से क्या समझाना चाहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश किस कवि की रचना है, मतलब यह जो लिखा गया है स्वदेश वह किसके द्वारा लिखा गया है। घनानंद साहब, ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा लिखा गया है या किसकी रचना है। फर्स्ट ऑप्शन मेरा है घनानंद, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है क्या प्रेमघन साहब। तो ये स्वदेश जो लिखा गया है वो किसके द्वारा है, तो प्रेमघन साहब के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, मतलब घ पाठ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि प्रेमघन किस युग के कवि थे। आदिकाल, इससे पहले हम लोगों ने देखे थे रसखान साहब, और एक कवि के बारे में हम लोग जाने थे कि रसखान साहब किस युग के थे, तो वो भी किस युग के थे, मतलब रीतकाल के थे। तो इसको देख लेते यह किस युग के थे। तो प्रेमघन साहब जो है वह किस युग के थे, तो वो थे भारत तेंदु युग के। किस युग के थे, भारत तेंदु युग के। उसके बाद है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब कवि के अनुसार, कवि महोदय जो है प्रेमघन साहब, उसके अनुसार भारत में क्या चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब भारतीयता या कदाचारिता या पत्रकारिता या अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा भी देखने को हमको मिल ही जाते हैं। उसके बाद पत्रकारिता भी देखने को मिलता है, कदाचारता भी है। भारतीयता नहीं है। सब कहते हैं हम इस राज्य से है, ये जाति से है, ये कास्ट से है, ये कहते रहते, लेकिन ये कोई ज़्यादातर नहीं कहते हैं कि हम भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी या फ्रेंच। तो अभी देखा जाए तो आजकल के लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं बोलना क्या चीज़, अंग्रेजी में, क्योंकि अपना हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सोचता है कि इससे में हमको ज़्यादा मतलब रेपुटेशन मिलेगा, लेकिन वैसा है नहीं। मेरा मातृभाषा बोलना चाहिए, जिसका जो भी मातृभाषा हो उसे छोड़ना। अंग्रेजी ज़रूरी है सब्जेक्ट के लिए, कहीं कुछ वर्क करने के लिए, लेकिन जहाँ हम जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं वो हमें भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत माता किस कवि की रचना है, मतलब भारत माता किसके द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमघन या सुमित्रानंद पंत या कुंवर नारायण के द्वारा। तो भारत माता जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेमघन के सुमित्रानंद पंत साहब के द्वारा लिखा गया है भारत माता। स्वदेश है प्रेमघन साहब के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है कि सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है, रीतिवाद, हालावादी या छायावादी, मतलब काल्पनिक रूप से बात करिए, या रीतिवादी या छन्नवादी। तो सुमित्रानंद पंत साहब की बात करें तो वह क्या है, छायावादी कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत माता का आंचल कैसा है, नीला, लाल, पीला या धूल भरा। तो भारत माता का आंचल कैसा है, अभी धूल भरा है। नेक्स्ट देखते हैं जनतंत्र का जन के कवि कौन है, जनतंत्र के जन के कवि कौन है। तो फर्स्ट मेरा ऑप्शन है कुंवर नारायण, सेकेंड है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा प्रेमघन, चौथा है सुमित्रानंद पंत। तो यदि हम जनतंत्र की जन्मभूमि की बात करें तो वह किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर साहब के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि दिनकर, मतलब रामधारी सिंह दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना या श्रृंगार,
या प्राकृतिक एवं और सौंदर्य या रहस्यवाद। तो दिनकर का काव्य मूल स्वर देखा जाए तो वह कौन सा है, तो वो है ओज ए राष्ट्रीय चेतना। क्या है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। नेक्स्ट देखते हैं, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो कवि के अनुसार यदि हम बात करें तो जनतंत्र के देवता कौन कहे जाते हैं, कवि के जनतंत्र मतलब जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो वो क्या है, नेता ही उसके देवता कहे जाते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमघन किसका उपनाम है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन या सूर्यकांत त्रिपाठी या बद्री नारायण या वीरेन डंगवाला। तो यह किसका उपनाम है, तो बद्री नारायण चौधरी जी का है। किसका, बद्री नारायण चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिनों भारत के बाजार में किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं, मतलब चीनी, पाकिस्तानी, विदेशी या अफगानी। तो ज़्यादातर देखा जाए तो भारतीय बाजार किस चीज़ ज़्यादा सर, चीनी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सब देश का, अमेरिका का भी है, सब देश का है, तो ज़्यादातर विदेशी से ही भरा पड़ा है। विदेशी में सब आ जाएगा, चीनी भी आ जाएगा, पाकिस्तानी भी आया, अफगानी भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, भारत के लोग को अब क्या भाने लगा है, मतलब विदेशी रहन सहन या देसी घी, परदेश या आतंकवाद। तो भारत के लोगों को अब क्या विदेशी रहन सहन ज़्यादा भाने लगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पतंजी का भारत माता कहाँ की निवासिनी है। पतंजी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है, तो ये कहाँ की है, ग्राम वासिनी की मतलब निवासिनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। तो यह किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, तो ग्राम्या से, किससे, ग्राम्य काव्य ग्रंथ से यह संकलित है। नेक्स्ट देखते हैं कि पंत जी का मूल्य नाम क्या है, गोसाई दत्त या सुमित्रानंद पंत या परमेश्वर दत्त पंत। तो पतंजी का जो मूल नाम है वह क्या है, परमेश्वर दत्त पंत। नेक्स्ट देखते हैं, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे, मतलब ढाल या तलवार, फूल और भावरे या हल या बालू या बाघ या भालू। तो इसके अनुसार यदि देखा जाए तो वह क्या है, भावरे एवं हल। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया है। रामधारी सिंह दिनकर साहब के बारे में पूछ रहा है, तो इसको क्या चीज़ दिया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण। तो नेक्स्ट अब हम लोग यह देखते हैं, हिरोशिमा। वो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जा सकते थे वो सारे हमने देख चुके थे। अब हम इसमें देखते हैं हिरोशिमा से। तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज मेरा ऑब्जेक्टिव का सारा मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सारा मतलब कवर हो जाएंगे। एक भी आपका ऑब्जेक्टिव इससे मतलब छूटेंगे नहीं, सारा इससे मिल जाएंगे। और उसके बाद हम लोग लघु तीर्य पे चलेंगे, उसको बहुत डिटेल्स में हम मतलब आपका कंसेप्चुअली बताएंगे ताकि आप एग्ज़ाम तक आसानी से उसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिरोशिमा के कवि कौन है, मतलब हिरोशिमा शीर्षक का नाम है तो पूछ रहा है उसके कवि कौन है। तो उसका कवि कौन है, अजय। कौन है, अजय। नेक्स्ट देखते हैं, अजय किसका उपनाम है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन या रामधारी सिंह दिनकर का या बद्री नारायण चौधरी का या वीरेन डंगवाला का। तो अजय किसका उपनाम है, तो यह किनका है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, इसी का उपनाम अजय है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है, मतलब सूरज का जो नाम किसके उपनाम किसको दिया गया है, नापाक बम को या अणु बम को या हाइड्रोजन बम को या रडार को। तो इस कविता के अनुसार मतलब हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसी पे यह आधारित है। तो वही पूछ रहा है कि सूरज की संज्ञा के उपनाम किसको दिया गया है, तो यह किसको दिया गया है, तो अणु बम को। किसको, तो अणु बम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अजय किस काव्य धारा के कवि है।
तो अजय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो वो प्रयोगवाद, कैसे हैं? प्रयोगवाद कवि है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? मतलब एक वृक्ष की हत्या एक शीर्षक का नाम, उसके कवि मत कविता का नाम है, उसके कवि का नाम पूछ रहा है। तो इसका जो लेखक है वो कौन है? कुंवर नारायण सिंह। एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे हैं? कुंवर नारायण साहब के द्वारा। तो अब उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि है? प्रगतिवादी या प्रयोगवादी या यथार्थवादी या नई कविता? तो कुंवर नारायण साहब किस युग के थे? तो उसको नई कविता युग, मतलब नई आरंभ, नए तौर तरीके का मतलब वो कवि लिखते थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कविता को प्रस्तुत किया है? तो यह जो इससे कवि महोदय दिखाना चाहते हैं यह कि मानव के रूप में, मतलब एक वृक्ष की हत्या किसके बराबर हो गए? एक मानव के हत्या के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी नींद के कवि वीरेंद्र डंगवाला किस विचारधारा के थे? जनवादी या रहस्यवादी या रीतिवादी या सूफू? तो हमारी नींद कविता वीरेंद्र डंगवाला कैसे थे? जनवादी थे। कैसे? जनवादी। हमारी नींद कैसी कविता है? तो यह कैसे कविता थे? तो समकालीन कविता। कैसी थे? समकालीन। नेक्स्ट देखते हैं कि कवि वीरेंद्र डंगवाला के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? सुख, नींद, भ्रमण या संघर्ष? तो इस कवि के अनुसार महत्वपूर्ण से क्या है कि संघर्ष होते हैं। क्या होते हैं? जीवन में संघर्ष। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिरोशिमा कहाँ है? जापान में, म्यांमार में या कोरिया में या चीन में? तो हिरोशिमा सबको पता है कहाँ है? जापान में, जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम, एटम बम गिराए थे। किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। किस महाकाव्य संकलन में प्रकाशन के हिंदी में नई कविता को झकझोर देता है? फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है कि सत्य सप्तम या हरिघास पर क्षण या चक्रवाल या इन दिनों? तो इसका जो करेक्ट हो जाएंगे क्या? तार सप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो कुंवर नारायण की बात करें तो वह कैसे थे? संवेदनशील कवि थे। संवेदनशील कुंवर नारायण साहब थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो अभी ही देखे थे कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण थे। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि है? प्रगतिवादी या प्रयोगवादी या यथार्थवादी या नई कविता? तो वह किस धारा से थे? तो नई कविता के कवि थे। कुंवर नारायण ने पेड़ की डाल की तुलना किससे की है? लाठी से, राइफल से, भाला से या तोप से? तो कुंवर नारायण ने इसकी तुलना किससे की है? तो राइफल से। किनसे? राइफल से। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी 17 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो यह कवि के शीर्षक का नाम है, पूछ रहा है इसके रचयिता कौन है? तो हमारी नींद की कविता इस शीर्षक जो लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? वीरेंद्र डंगवाला साहब ने लिखे हैं। तो हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? गलफत का, बेहोशी का या पागलपन का या मदहोशी का? तो नींद किसका प्रतीक है? तो गफलत का। किसका है? गफलत का। नेक्स्ट देखते हैं, दुष्कर्म से श्रेष्ठा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाला को पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव का मेरा सारा पोर्शन कवर हो गया। अब हम लोग लघु तीर्थ प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।